हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान बनाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके क्लास, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इससे पहले यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यदि चैप्टर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उस चैप्टर को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ाया गया है और उसी के आगे का ये चैप्टर होने वाला है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि उस चैप्टर से लिंक रहने वाला है। तो यदि आप उस चैप्टर को पढ़ लो लेते हो तो चीज़ें आई थिंक आपके लिए और आसान हो जाने वाली है, ठीक है ना। अब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि एक चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली एक दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक तो सबसे पहले आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन सभी के एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। कोशिश करना कि आप इस टेबल को ड्रॉ करना भी सीख जाएं, साथ में इसकी वैल्यू भी याद कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए क्वेश्चन चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स की वैल्यू, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो होते हैं कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, सेक और दूसरा होता है कॉट, ठीक है। अब आपको इन सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जितने भी इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इन सभी के एंगल्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक होता है 0 डिग्री, नेक्स्ट होता है 30 डिग्री, है ना। इसके बाद होता है 45 डिग्री, इसके बाद होता है आपका 60 डिग्री, देन होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं और ये सारे आपके क्या होते हैं? रेशियो होते हैं, ठीक है। चलो अब इनके बारे में हम एक एक करके फटाफट जल्दी से इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। बहुत आसान है टेबल को ड्रॉ करना। बस आपको मेरे साथ में सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से और सारे केयरफुल तरीके से सुनते रहना है, ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाए, ठीक। चलो अब हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। अब सबसे पहले क्या करना है आपको? इस साइन की वैल्यू को याद करना है। साइन की बेसिकली वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अभी जो साइन की वैल्यू है ना इसी को आपको रिवर्स करके किस में लिख देना है? कॉस के अंदर। तो कॉस की हो जाए, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 यही होता है 1/√2 और 60 क्या होता है 1/2 और 90 क्या होता है 0, ठीक है। अब 10 के अंदर क्या होता है? तो देखो 10 की वैल्यू आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 10 की बेसिकली वैल्यू क्या होती है? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे कि साइन अपॉन कॉस बेसिकली क्या होता है 10। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए वैल्यू क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0। और 1/2 है और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको? साइन 30 की वैल्यू 1/√3 और 1/√2 से मतलब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी √3 और नेक्स्ट 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 बेसिकली एक रैशनल नंबर होता है और रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसके अपॉन में 1 हो। अब 1 के अपॉन में यदि 0 तो पॉसिबल है नहीं, और यदि 1 के अपॉन में यदि 0 आ जाए तो ऐसी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है। अब आप देखो साइन, एक यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ लें कि साइन अपॉन कॉस, मतलब नहीं नो, ऐसा होता है कि 1/sin थीटा, 1 में साइन थीटा जो होता है ना वो इक्वल होता है कॉसैक के। किसके होता है? कॉसैक के। तो यदि आप कॉस को इसके अपॉन में ले आओगे तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी हमारे लिए। तो बेसिकली यदि हम 1 से डिवाइड कर दें किसको? साइन को, तो हमारे लिए किसकी वैल्यू मिलेगी? कॉसैक की। तो आप बताओ 1 को यदि मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो सेम केस के 1 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये है नॉट डिफाइन। अब 1 को यदि हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी?
टू, मतलब आप ये समझ लें कि इसको उल्टा करके लिख दें आप, है ना। तो ये तो अपना है नॉट डिफाइन का केस। बाकी आपका ये जो है ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 का उल्टा करेंगे तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अब देखो कॉस का क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, 1/cos जो होता है वो इक्वल होता है सेक के। तो सिमिलरली यदि आप कॉस को भी क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो बेसिकली हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक की। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 का करेंगे हम उल्टा तो 2/√3 वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा क्या √2 और ये हो जाएगा 2। और बेसिकली अब देखो जीरो को, अब देखो मैंने फिर से वही बोला आपको, कॉस है, कॉस को हमको क्या करना है 1/cos करना, तो 1/0 तो कर नहीं सकते, तो ये बेसिकली क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब 1/tan थीटा बेसिकली होता है आपका कॉट थीटा, है ना, सॉरी कॉट थीटा होता है। तो 1/tan करेंगे तो क्या होगा, अब देखो 1/0 करेंगे तो बेसिकली ये नॉट डिफाइन का केस है। और 1/√3 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये आ जाए आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन का केस, ठीक है ना। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई आपके लिए कि नहीं हो गई है ना, मतलब हाँ नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन या जीरो लिख देंगे यार, नॉट डिफाइन मतलब ये जीरो का केस बनेगा बेसिकली, ठीक है ना। अब सुने आप लोग, अब इस टेबल को फिर से याद कर लेना। यदि आप देखो जो चीज़ डिफाइन नहीं उसके बारे में तो हम ज़्यादा कल्पना कर नहीं सकते ना, तो आप नॉट डिफाइन को ध्यान मत दो, सिर्फ आपको याद रखना है कि साइन की वैल्यू याद रखो कि साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका रिवर्स करके लिखते हैं हम किसके अंदर, कॉस के अंदर। अब साइन की वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है ना उसको उल्टा करके लिख दो, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसका रिवर्स करके कॉस में लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, 1 का उल्टा 1, मतलब उल्टे का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, है ना। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली tan का, तो tan के अंदर मैंने बताया कि sin/cos tan होता है, तो इस वैल्यू को याद रख लो कि 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अपन 1/√3 का उल्टा करेंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी कॉट के अंदर बेसिकली, और 1 के उल्टी 1 और √3 का उल्टा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये बेसिकली आपकी ये टेबल है, इस टेबल को आप बनाना सीखें। मैंने ये वाली टेबल बनाना आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर भी सिखाई थी, यहाँ पर भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो एक तो बेसिकली आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू, ये सारी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहीं पे आप समझ लें किसके बारे में, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो देखो जब कोई ऑब्जर्वर, मान लो कोई आइस बना दी मैंने, ये आपकी कोई एक ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर किसी बिल्डिंग को ऊपर के साइड देख रहा है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली आपकी क्या है एक बिल्डिंग है ना। तो जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऊपर की ओर देखता है, तो जिस चीज को देखता है ना, तो इस लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऊपर की ओर देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको हमेशा दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जब भी हम ऊपर के साइड देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली इसका उल्टा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कैसा होता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, कहाँ देख रहा है ऊपर से, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कहीं खड़ा होगा, वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है किस चीज को देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो ये हमारी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आप लोगों ने एक रूल पढ़ रखा होगा 9th क्लास के एंगल कि ये बेसिकली हमारा कौन सा रूल हैगा, ये वाला जो आपका, तो ये बेसिकली हमारा क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का केस बनता है। तो ये एंगल बेसिकली किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा, मतलब यदि जो भी एंगल यदि ये 45 होगा तो ये एंगल भी बेसिकली हमारा क्या होगा 45। तो आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ आएगा तो याद रखना कि एंगल आपको नीचे ड्रॉ करना है हमेशा, कोई चीज ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो ऊपर से कोई चीज मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से कहाँ की ओर देख रहा है नीचे की ओर। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है,
और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके हैं ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड है। लगभग इस चैप्टर के अंदर आपको मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक आई थिंक आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस चैप्टर के अंदर बस हमारे लिए 2 बातों को ही समझना है कि एक तो आपको एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए और सेकंड चीज आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो हमारे सामने एग्जाम्पल है बुक का, जहां पे लिखा हुआ है कि अ टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या लिखा हुआ है कि एक टावर है जो स्टैंड है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो यहाँ पर भी बात हो रही है कहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर देखी जा रही है। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक टावर है। चलिए ये हमने बना दिया कि ये बेसिकली क्या है, एक टावर है। इसको नाम दे दिया हमने कि ये एक टावर है। अब टावर से ना 50 मीटर अवे, मतलब 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है। मान लो हमने इस पॉइंट को पी नाम दे दिया और ये कितने मीटर दूर है, 50 मीटर अवे है, ठीक है। ये बेसिकली कितने 15 मीटर दूर यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे है। अब यहाँ से हमने यहाँ पर क्या एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर बनेगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना हमको, हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको टावर की हाइट निकालनी हो और आपको बेस दे रखा है। अब हमारे लिए ये वैल्यू, अब आपको एक चीज, एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और सोना, ये ऊपर वाला होता है, ये वाला होता है आपका सोना, सेकंड वाला होता है चांदी और तौल। मतलब देखो बेसिकली आपका ये हमारे को मतलब हाइपोट मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है और बेस की आपकी वैल्यू दे रखी है। तो बेस है हमारे पास में और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशो हमको किसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपको मिलता है क्या, परपेंडिकुलर और बेस का आपको रेशो मिलता है किसके अंदर, 10 के अंदर। आप आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ दिख नहीं रही होगी और इसको मैं यहाँ पर साइड से बनाता हूँ ना, फिर आपको ये चीज़ बताता हूँ जैसे कि आपको पता होना चाहिए। इधर यहाँ देख लेते कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये ऊपर वाले ये जो रेशो होता है ये होता है अपना साइन का, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको गिवन है। तो हमारे लिए ये वाले रेशो को क्या करना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन डालेंगे और यहाँ से हम कैसे करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को समझ लो आप अच्छे से। यदि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे करना सॉल्व हमको, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेन एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो टेन 60 इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है तो इसको नाम दे दो P, इस पॉइंट को नाम दे दी हमने Q और ये हमारा बेसिकली R। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है QR, हाइपो सॉरी टेन 60 ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और बेस आपको क्या दे रखा है PQ, तो यहाँ लिख दिया हमने PQ, ठीक है। √3 QR हमको निकालना है QR, और PQ की वैल्यू दे रखी है आपको 15 मीटर, ठीक है। तो QR बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो QR बराबर 15 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 15√3, ठीक ना। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट आपकी काय में निकाली, उसमें मीटर में दे रखी है कि, तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल के आएगी मीटर में। तो हैंस डाल के लिख देना यहाँ पर, हैंस द हाइट ऑफ टावर कितनी है 15√3 मीटर। बस इतना सिंपल सा तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, मतलब यहाँ पर कोई एक मतलब कोई भी होगा, तो ये आपका 1.5 मीटर एक टॉल कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो कि कितना 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब यहाँ पर कोई आपकी एक चिमनी दे रखी होगी ना, तो ये आपकी एक यहाँ पर दे रखी है चिमनी, ठीक है। चिमनी ये बेसिकली क्या है, चिमनी, ठीक है। और जो कि कितनी दूर है 28 मीटर अवे। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइस, मतलब आंख से, बेसिकली इसकी आंखों से, यहाँ से आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री।
तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट से कोई लेना देना हमको नहीं है। तो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, और ये बेसिकली कितना दूर है यहाँ से, तो ये यहाँ से 28.5 मीटर अबे है चिमनी के फुट, मतलब ये चिमनी है, चिमनी के पैरों से मतलब फुट से 28.5 मीटर अवे है। तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ द क्या निकालनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, सेम क्वेश्चन है ना। तो सेम टू सेम बेस करना हमको कि वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि tan 45 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाम दे दो भैया इसको, ये ए है, ये बी मान लो, और ये सी। तो परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी, और ए बी, बेस क्या आपका ए बी, ए बी। और 1045 की वैल्यू क्या होती है बेसिकली 1 होती है। तो 1 बराबर आपका हो गया बी सी अपॉन में 28.5। यहाँ जाएगा तो बी सी बराबर क्या मिल गया हमको 28.5 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ दी चिमली। क्लियर हो गया आपके लिए, बहुत आसान है। तो हैंस द हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई 28.5 मीटर। क्लियर हो गया आपके लिए। तो इतना आसान है सारे क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी बना दिया, पी पॉइंट से ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक 10 मीटर क्या है, एक बिल्डिंग है, तो हमने लिख दिए 10 मीटर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर हाई, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, 10 मीटर एक बिल्डिंग है, ठीक। इस 30 डिग्री एंगल इज होस्टेड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जाहिर सी बात है ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर ना यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लैग होस्टेड है। टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप पी इज द 45 डिग्री, मतलब देखो यहाँ पर ना इस पी पॉइंट से ना दो एंगल बन रहे हैं बेसिकली, है ना, आपके दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पर, और एक एंगल बन रही आएगा फ्लैग स्टॉप पर, सेम पॉइंट से, है ना। और एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा क्या है 45। तो देखो ये एक आपका है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है फ्रॉम द पी पॉइंट ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। होस्टेड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड, हाँ, a flag is hosted to the top of the building and angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रही है वो आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 का, फ्लैग स्टॉप के साथ में, ये स्टॉप से। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, मतलब आपको बेसिकली ये फ्लैग की जो डंडा होता है इसकी टोटल क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पी पॉइंट, और साथ में आपको पी से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक तो आपको ये फाइंड करना है ना, और दूसरा आपको फ्लैग स्टफ की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है आपको, ये हाइट निकालनी है, ठीक ना। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा आपको। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं, ये है हमारा पी, ये पॉइंट क्यू मान लिया, ये हमने आर पॉइंट मान लिया, और ये मान लिया हमने एस। और सॉल्यूशन डाल के यहाँ पे आप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम क्या कर लेते हैं, लेट एज्यूम पी क्यू बी एक्स एंड आर एस बी बाय। मैंने आर एस को बी मतलब बाय मान लिया है, और पी क्यू को क्या मान लिया हमने, मतलब यहाँ पे एक्स मीटर और ये बाय मीटर। तो नाउ तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको बेसिकली क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अब आप देखो ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, हमको बेस निकालना है। तो सेम चीज जो अभी अपन ने करा था, किसकी वैल्यू निकाली थी हमने 10 के अंदर, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है 10 का मतलब क्या होता है, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 10। एंगल क्या पुट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ना ये वाले हाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 30 क्या हो जाएगा आर क्यू, मतलब क्यू आर इक्वल के अपॉन क्या हो जाएगा बेस। बेस क्या है हमारा पी क्यू, और पी क्यू को हमने क्या माना है एक्स मीटर, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3। तो क्यू आर बराबर 10 और पी क्यू बराबर हमने माना है एक्स। अब ये एक्स यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा 10 √3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई है कि बेस
निकल के आ गया ये बेसिकली, है ना, कि पी पॉइंट से फुट ऑफ दी बिल्डिंग्स तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 10√3 मीटर, है ना। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड केस में फ्लग स्टब की लंबाई निकालनी है। तो फ्लग स्टब की लंबाई यदि हमको निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, ये टोटल हाइट अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर बेसिकली हम लगा देंगे 1045 का फॉर्मूला। तो 1045 बराबर फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर एस प्लस क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, है ना। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। बस आप, यही तो टेबल का खेल है। टेबल हम क्यों याद कर रहे हैं, ताकि आपको ना डायरेक्ट बिल्कुल फिंगर टिप पर ना, जैसे 1045 किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक सारे एंगल्स की वैल्यू फिंगर टिप पर याद होना चाहिए आपको, कि देखते से आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर बहुत सारा समय लॉस होगा, फिर आप टेबल बनाओगे उसके बाद सारी चीजें। तो पहला काम तो यही है कि पहले टेबल बनाकर प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर सारी वैल्यू को याद करो। यदि आप बनाना सीख गए टेबल, तो आपके फिर दिमाग में सारी चीजें विजुअलाइज होंगी कि किस चीज जगह पर क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आर एस। आर एस बराबर हमने क्या माना है, बाय, प्लस क्यू आर बराबर क्या है वैल्यू, 10 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, तो पी क्यू बराबर हमने क्या निकाला, 10√3। अब ये अपॉन में है, यहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हमारे लिए वैल्यू मिलेगी 10√3 इजिकल टू बाय प्लस का 10। 10 इक्वल के साइड जाएगा तो बाय की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 10√3 माइनस का 10। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 10 दोनों जगह है तो 10 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या मिलेगा हमको, √3 माइनस का 1। ये बेसिकली आपकी क्या निकल के आ गई है कि वैल्यू ऑफ वाई, है ना। आया समझ में, ये हमारे पास आ गई है कि वैल्यू ऑफ वाई। क्लियर हो गया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की शैडो जो है ना, जब सन का एल्टीट्यूड अर्थ के साथ में 60 डिग्री होता है, तब उस केस में बिल्डिंग की जो शैडो होती है वो आपकी छोटी बनती है। यदि सन का एल्टीट्यूड मतलब अर्थ के साथ में 30 डिग्री के एंगल पर होता है, तो उस केस में जो शैडो होती है वो बड़ी होती है। और वो कितनी बड़ी होती है, तो 60 डिग्री के कंपैरिजन में 40 मीटर लार्जर होती है। ये क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको बोला गया है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और आपको टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। चलिए आप इस क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये बिल्डिंग है। जब सन का एल्टीट्यूड अर्थ के साथ में कितने डिग्री के एंगल पर होता है, 60 डिग्री के एंगल पर, तब शैडो कितनी बनती है, छोटी बनती है। वहीं जब सन का एंगल अर्थ के साथ में 30 डिग्री के एंगल पर होता है, तो उस केस में जो शैडो होती है वो 40 मीटर क्या बनती है, फिगर थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, 40 मीटर बड़ा बनती है ना। शैडो जो होती है वो 40 मीटर लॉन्गर बनती है। तो ये हमारी ये बिल्डिंग हो गई, ये आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बेसिकली आपका, और ये हमारा है 30 डिग्री। इस केस में जो शैडो है वो 40 मीटर क्या है, बड़ी है, ठीक है। और इस केस में शैडो छोटी है, ठीक ना। अब देखो हाइट ऑफ दी हमको क्या निकालनी है, टावर निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे हम, और सॉल्यूशन के अंदर एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूम, एज्यूम क्या कर लिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने, ये P है, ये पॉइंट Q है, ये R पॉइंट है, और ये S पॉइंट है। अब देखो QR बराबर आप X मान लो, और RS बराबर आप Y मान लें, है ना, जैसा भी आपकी इच्छा हो। तो देखो लेट एज्यूम QR P X मीटर एंड RS P बाय मीटर, ठीक है। नाउ अब हमको पता है कि 1060 डिग्री बराबर कितना होता है, 1060 होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, RS, बेस क्या है, QR, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। RS की वैल्यू क्या है, तो RS बराबर हमने क्या माना, तो RS बराबर हमने बाय माना, ठीक है। और QR बराबर क्या माना है, X, ठीक है। चाहे तो आप लिख लें यहाँ पर कि ये X है और ये बेसिकली आपका बाय है। अब देखो यहाँ से यदि हम बाय की वैल्यू निकालें तो बाय की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, √3X। क्लियर हो रहा है आपको, हाँ। चलिए अब सेकंड केस, सेकंड बोला आपको 1030 डिग्री। 1030 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका, RS, बेस क्या है, PQ प्लस QR, PQ प्लस का QR। RS की वैल्यू क्या दे रखी है, बाय, PQ बराबर क्या आपको 40 मीटर, प्लस QR बराबर हमने क्या माना है, X, ठीक है। और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 में √3। अब ये हमारा क्या हो जाए, बाय। अब आप चाहो तो बाय की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम, इक्वेशन इसको नाम दो, तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना।
पुट द वैल्यू ऑफ बाय, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, है ना। और यहाँ से आप बाय की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 30 1/√3, वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, √3/x, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस x यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 40 प्लस एक्स प्लस। अब आपको पता है एक चीज मैंने पढ़ा रखी है आपको कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को ही नहीं, मतलब किसी को भी नंबर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इसकी पावर का मतलब होता है हाफ, और इसके ऊपर पावर क्या लिखी है, 1। जब बेस सेम हो, मतलब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ती है। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3। अब इस केस में देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 का हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3x। यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। अब प्लस का x इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x, ये हो जाएगा 40, है ना। अब 3x में से एक x जाएगा, बचेगा 2x, और 2 डिवाइड में आएगा तो 40/2, तो x की बेसिकली आपको वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 20 मीटर। तो ये हमारे क्या निकल के आ गई कि जो हमने हाइट ऑफ द टावर बाय बराबर आ गया √3x, एंड और आपकी जो QR है, मतलब हाइट ऑफ द टावर बाय बराबर आपका क्या निकल के आया। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो y बराबर √3, x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आपका आ गया 20√3 मीटर। तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द टावर, और ये आ गई लेंथ ऑफ द शैडो फ्रॉम Q टू R। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट 4 एग्जाम्पल को कंप्लीटली पढ़ लिया हैगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीटली क्या करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद।